Hello, what's going on everybody and welcome back to part number 2 of the PYQ session of coordination compounds। आज हम कर रहे होंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमने कर रखा है, चैनल पे अपलोडेड है, आप सभी जाइए और पार्ट नंबर 1 को एंजॉय कीजिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे वो उसको मैंने पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करने के लिए रखा हुआ था बचा के आप सभी के लिए। दिस इज़ योर केमिस्ट्री सेशन और आज के इस वीडियो में हम कर रहे होंगे PYQ ट्रिपल ई एम यू ट्रिपल ई के PYQ डिस्कशंस, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एज यूजुअल आप सभी मेरे को आप जान चुके हैं, मेरा नाम शुभम कुमार उपाध्याय है, मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम IIT लखनऊ। आई एम जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट। एज यू कैन सी, इतना इंट्रोडक्शन मेरे लिए काफ़ी है, इनफ रहेगा। अगर मैं अपने कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो हमारा 60 दिन का जो कोर्सेज चल रहा है अल्फा 2.0, इसको आप इनरोल कर सकते हैं ओनली 4999 के अंदर, जिसमें हमारे और आपके प्यारे संदीप भैया ने सभी कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है एग्जाम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो फटाफट से इस अल्फा 2.0 बैच को इनरोल कीजिए और 60 डे के क्रैश कोर्स का मज़ा लीजिए और अपने एग्जामिनेशन में फोड़ के आइए। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं तो हमारा एक और स्पेशल बैच है जो फिजिक्स के लिए पर्सनली चलता है, जो सिर्फ 2000 रुपीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप इजीली इनरोल कर सकते हैं इसको। 2.5 आवर का डेली लाइव क्लास आपको मिलेंगे स्पेशली फॉर योर AMU बीटेक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें संदीप भैया फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं आप सभी को, और आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं ये इन लाइव क्लासेस के सेशंस में। बात करें तो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम में भी आप इनरोल कर सकते हैं। MU बीटेक का गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, हमारे पर्सनल चैनल के थ्रू ऑफर किया गया है आपको ये। और MU बीटेक क्लियर करने का भी MU बीटेक के रास्ते को और आसान बनाने के लिए 1000 रुपये आपको थोड़े से और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको MU बीटेक आसानी से क्लियर करने का एक मौका मिलेगा, जिसके अंदर हम अगर फोकस करें तो इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज PYQ PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर PY PDF के अंदर वीडियो सोल्यूशंस जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री मैं आपको दे रहा हूँ PYQ, ऐसे ही मैथ के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, सभी के लिए पर्टिकुलर टीचर अलॉटेड किए गए हैं आप सभी के लिए। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको पर्टिकुलर स्टडी नोट्स मिलेंगे MU ट्रिपल ई के अंदर, जो स्टडी मटेरियल गिवन होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वन शॉट वीडियोस भी। ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे STBG अकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर के अंदर जाके आप सर्च करिए STBG और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। उसके अंदर आपको टाइम पे हर नए कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, जिससे आप इजीली इनरोल कर सकते हैं और कोर्सेज को बाय करके आप अपने एग्जामिनेशन के रास्ते को और आसान बना सकते हैं। नो फियर, क्योंकि STBG अकेडमी आप सभी के लिए बहुत अच्छे कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा है। ओके, चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, नो नीड टू डिस्कस एनी मोर। अगर मैं आगे बढ़ूँ, सो ये रहा हमारा अगला सवाल, जो है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय, अच्छा 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा। मैंने आपको VVT पढ़ाई थी पिछले वाले पार्ट में। मैंने आपको VVT समझाया था, VVT के अंदर कैसे क्या होती है, पेयरिंग कैसे होती है। VVT के अंदर एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर VVT के अंदर कैसे एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। दो तरह की मैग्नेटिक बिहेवियर शो होती है VVT के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी? एक तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और एक होती है डायामैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब कॉम्प्लेक्स या तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। ठीक है। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म शो करने के लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि पैरामैग्नेटिज्म कब शो होता है, आपको ये बात पता है कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। और डायमैग्नेटिज्म जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, मतलब अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वो डायमैग्नेटिज्म होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। इतनी चीजें पता हम रहनी हमको चाहिए। ठीक है। हमको चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा। अच्छा, ये बताओ, एक तो पैरामैग्नेटिज्म किससे शो होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर। ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर को बढ़ा दूं तो क्या पैरामैग्नेटिज्म नहीं बढ़ जाएगा? अच्छा जी, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है ना पैरामैग्नेटिज्म की, तो हमको इन चारों में से चेक करना होगा कि इन चारों के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है। इन चारों में से जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म डिफाइन किससे होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। चलिए जी, ये बात तो आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ लिख लेते हैं।
जो हमारा कॉम्प्लेक्स पहला है वो है FeCN6 3-। चलिए जी, अगला है क्रोमियम CrCN6 3-, जॉली गुड। अगला है कोबाल्ट COCN6 3-, एंड स्कैंडियम CN6 3-। चलिए जी, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है बीबीटी में, मैंने आपको बताया था। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कह रहे हैं, पहले तो चेक कर लीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ देखो एक CN पे -1 का साथ होता है, 6 CN है ना। मैं एक करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर ये मान लो, इसको मैंने x मान लिया Fe को, और CN के अंदर क्या है 6 CN है, यानी हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 + 6, दैट विल बी इक्वल्स टू +3। ओहो, यानी यहाँ जो Fe है, यहाँ जो आयरन है वो अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा जी, सिमिलरली अगर आप इसको करेंगे तो क्रोमियम भी यहाँ +3 आपको साफ दिख रहा है, CNC यहाँ 3, तो कोबाल्ट भी आपको क्या +3 में दिख रहा है, और स्कैंडियम भी आपको +3 में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब बीवीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इन सभी क्या करूं, इन सभी एलिमेंट्स का इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं, तो वैसे तो अगर मैं चेक करूं तो आयरन का क्या होता है, आपने देख ये चीज़ें तो पढ़ रखी होंगी, आई थॉट मैं इतना तो मान के चलता हूं। आयरन का होता है 4s2 3d6। ठीक है, तो अगर मैं Fe+3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो पहले इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, पहले S से निकलता है इलेक्ट्रॉन, फिर D से निकलते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 4s0 एंड 3d5। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, छोटे में आर्गन 4s0 3d5। सिमिलरली अगर मैं Cr+3 का लिखूं तो Cr+3 क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम वाला केस है, और याद रखिएगा क्रोमियम एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, आपने ये चीज पढ़ रखी है। अगर मैं एक बार और भी बता दूं क्रोमियम का, तो क्रोमियम का होता है आर्गन 4s1 3d5, आपने ये चीजें पढ़ रखी है। तो अगर मैं Cr+3 का लिखने जाऊं तो क्या लिख सकता हूं भाई, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन ये S वाला जाएगा, फिर 2 इसमें से जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर्गन 4s0 3d3। हाँ जी बिल्कुल, तो क्योंकि क्रोमियम में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसीलिए हम क्या क्रोमियम जगह लिख सकते हैं 4s0 3d3। सिमिलरली कोबाल्ट का करेंगे तो कोबाल्ट का क्या होता है, Fe के बाद आता है कोबाल्ट, है ना, क्या होता है 27 नंबर। तो पहले देखो आर्गन में 18 हो गया, फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरता, खैर हमको यहाँ +3 का ऑक्सीजन स्टेट लिखना है, तो मैं डायरेक्ट कोबाल्ट +3 का लिख रहा हूँ ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, आपको इतनी चीजें तो आई थॉट की पता होगी। ये हो जाएगा तुम्हारा 36। और स्कैंडियम जो कि 21 होता है, इसमें अगर मैं एक स्कैंडियम +3 का निकालूं, स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4s0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3d0। तो पहली चीज, स्कैंडियम के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहे हैं अनपेयर्ड, क्यों, क्योंकि देखो आर्गन क्या है नोबल गैस, और नोबल गैस के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सारे के सारे क्या होता है पेयर्ड होते हैं। हाँ जी, मतलब पहला ऑप्शन डी नंबर एलिमिनेट हो गया, डी नंबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिज्म शो ही नहीं करेगा, डी नहीं हो सकता, यानी ये गलत है। अब चेक करना है हमको 3 में, ऊपर के 3 में चेक करना है। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैंने बीवीटी के अंदर क्या बताया था पिछली वीडियो में, हमको चेक करनी होती है कि पेयरिंग हो रही है कि नहीं। अगर पेयरिंग हो रही है तो कब होगी, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे तब, और अगर वीक लाइगेंड होंगे तो, अरे अगर वीक लाइगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होती है। यही तो 2 कंडीशन होता है बीवीटी के अंदर। अब चेक करो, मैंने तुमको बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पकड़ेंगे। देखो देखो, हर जगह यहाँ CN दिख रहा है, CN CN CN, ओहो, दे ऑल आर हैव स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, इन सभी के अंदर क्या है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, मतलब इन सभी के अंदर क्या पेयरिंग होगी, अरे बिल्कुल सभी के अंदर पेयरिंग होगी। अब आओ, अब पेयरिंग करते हैं, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड और ले लेता हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए कि आसानी हो जाएगी समझने में। होल्डन गाइस, ओह शिट, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ओके, नीचे से एक स्लाइड ले लेता हूँ। ये रहा, ओके। चलिए, अब हमको चेक करनी है कि पेयरिंग किस में हो रही है, किस में नहीं, और कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसी की हेल्प से हम पता कर लेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर मैक्सिमम किस में होगा। ठीक है, पहले पहले कॉम्प्लेक्स की बात करूं अगर मैं, तो पहले कॉम्प्लेक्स में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, क्या था आर्गन 4s0 एंड 3d5। अगर मैं डी सबसेल की फिलिंग करूं बीबीटी के अकॉर्डिंग, तो डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, वैसे तो होना चाहिए था क्या सिंगल सिंगल सब में 5, लेकिन क्योंकि पेयरिंग होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, मतलब अब जो हमारा फिलिंग होगा वो कैसे होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक अकेला बच जाएगा और 2 डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। अब देखो 2 डी ऑर्बिटल खाली हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, ये भी एक और बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
और 6 के लिए हमको क्या करना होता है, एटलीस्ट 2 डी ऑर्बिटल खाली करने होते हैं। तो यहां देखो 2 थे डी ऑर्बिटल खाली हो गए हैं, 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट, ये 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गए। मतलब अब हमको पेयरिंग करने के लिए कोई बचा भी नहीं है, और अब हम पेयरिंग करेंगे भी नहीं। यहां देखो, यहाँ एक एन की वैल्यू कितनी है, 1। क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? जाहिर सी बात है, सबको दिख रहा है, गधा ही बता देगा देख के कि गधा भी ये बता देगा कि ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाँ जी हाँ। और एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 है। चलिए पहले पहले कॉम्प्लेक्स का हमने ये कर लिया। नेक्स्ट सी आर सी एन 6 के लिए करूँ तो सी आर प्लस 3 क्या हो जाएगा, हमने अभी देखा आर्गन, ये क्या है 4s0, और क्या है 3d, कितना बचा था RS 4s0 और 3d 3, क्रोमियम का प्लस 3, 3d 3। तो अगर मैं इसके अंदर क्या करूँ, वीवीटी के अकॉर्डिंग फिलिंग करूँ तो मैं क्या करूँगा, वीवीटी के अंदर फिलिंग करने के लिए क्या करूँगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 वैकेंट खाली है, तो पेयरिंग कराएंगे जरूरत ही नहीं है ना। अरे पेयरिंग तो तब कराते हैं जब 2 खाली नहीं होता है। यहाँ देखो दोनों को खाली करने के लिए हम पेयरिंग कराए, यहाँ तो ऑलरेडी खाली है, तो यहाँ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। लेकिन पेयरिंग कब कराते हैं, पेयरिंग की नीड कब आती है, जब हमको एटलीस्ट 2 डी ऑर्बिटल खाली करने होते हैं। यहाँ तो 2 डी ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली है, तो यहाँ क्या पेयरिंग की नीड होगी, ना जी ना, यहाँ पेयरिंग की नीड नहीं होगी। यानी यहाँ 1 2 3, यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 3। अला, मतलब इसमें ऑलरेडी 2 डी ऑर्बिटल खाली थे, तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट बचा है कौन सा, CO प्लस 3, ये क्या होता है, ये होता है आर्गन 4s0 3d6। ओके, चलो जी, क्या पेयरिंग होगी, हाँ भाई पेयरिंग तो होगी तीनों में। क्यों? क्योंकि लाइगेंड स्ट्रांग है। और कब तक पेयरिंग होगी, जब तक 2 डी ऑर्बिटल खाली ना हो जाए। तो यहाँ एन की वैल्यू 3, यहाँ एन की वैल्यू 1, यहाँ अगर मैं फिलअप कर लूँ 3d6 को, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। अब देखो क्या पेयरिंग होगी, हाँ होगी। कब तक, जब तक ये आखिरी के 2 डी खाली ना हो जाए। तो एक चला जाएगा यहाँ, एक चला जाएगा यहाँ, यानी अब इसका जो फिलिंग होगा वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पेयर्ड और यहाँ भी पेयर्ड, ये 2 खाली हो गए, ये देखो 2 डी खाली हो गए। अल्लाह, क्या यहाँ तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? अरे ना जी ना, यहाँ एन की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये तो डायामैग्नेटिक हो गया। अल्लाह, ये तो सो ही नहीं करेगा, ये तो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिज्म सो ही नहीं करेगा, तो डायमैग्नेटिक हो गया। यानी पैरामैग्नेटिज्म अब चेक किससे करना है, या तो Fe+3 या तो Cr+3, यानी या तो पहला या तो दूसरा। सी भी गलत हो गया, या तो पहला या तो दूसरा। अब मैंने तुमको क्या बताया, ध्यान दो, पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो ये बताओ, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब तुम खुद बताओ, इसमें एन की वैल्यू 1 है, इसमें एन की वैल्यू 3 है, किसके लिए, Fe वाले कॉम्प्लेक्स के लिए इनकी वैल्यू 1, Cr वाले कॉम्प्लेक्स के लिए इनकी वैल्यू 3। किसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स होगा? जाहिर सी बात है, बच्चे बता देगा आप देख के यहाँ से कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामीटरिज्म किस में होगा। जाहिर सी बात है बेटी, बी में होगा, यानी CrCN6 3- वाला जो कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म वो एग्जिबिट करेगा। आई थॉट ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो भी सवाल होंगे मैं इसी के रेफरेंस में आपको शॉर्ट में चीजें बता दूंगा, ताकि टाइम की वेस्टेज ना हो, टाइम बचे हमारा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, ये सवाल भी हमारी वीवीटी का सवाल है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमको चेक करना है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा। अच्छा, ये देख के ही बताया जा सकता है। यहाँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ये देखो, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब तुम बोलोगे सर आपने देख के कैसे बता दिया? देखो यार, तुम ही बता सकते हो। वीवीटी के अंदर मैंने तुमको क्या बताया था, वीवीटी के अंदर 2 तरह के कौन से ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कौन सा? एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैंने तुमको बताया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब पेयरिंग होती है। जब पेयरिंग होगी तो अंदर वाले ऑर्बिटल हमको खाली कराने होते हैं, यानी इनर ऑर्बिटल। मैंने तुमको बताया था अभी पीछे देखो, ये अंदर वाले हमने खाली करा रहे हैं पेयरिंग में, ये अंदर वाला, ये भी अंदर वाला, यहां भी अंदर वाला, यानी इनर ऑर्बिटल का मतलब पेयरिंग होगी। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होगा? जब पेयरिंग नहीं होगी।
तो यही से तुम देख लो ना, आउटर ऑर्बिटल मतलब पेयरिंग नहीं हो रही है। और पेयरिंग कब कब नहीं होती है? जब लाइगेंड वीक हो। ओहो हो, जब वीक लाइगेंड होते हैं तो नो पेयरिंग। अब तुम यही देख लो ना, CN एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, अगेन CN एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अब ये देखो F, मैंने तुमको बताया था कि जितने भी हाइलोजेंस होते हैं, ऑल हाइलोजेंस आर वीक लाइगेंड, और हाइलोजेंस आर वीक लाइगेंड। तो तुम यहां देख के ही बता सकते थे। और अगर नहीं बिलीव हो रहा तो आओ मैं तुमको बता देता हूं। आओ पकड़ो बी वाले को, आंसर बी नंबर होगा। आओ देख, चेक करते हैं कैसे सही है या नहीं। आओ चेक करते हैं। Fe6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 3-। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो जाहिर सी बात है, एक एक फ्लोरीन पे -1, तो 6 फ्लोरीन पे क्या हो जाएगा जी? -6, और बाहर -3 है तो Fe यहाँ क्या हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतना तो आई थॉट कि तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो +3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बीबीटी के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? आर्गन 4s0 3d5। ठीक है, आर्गन 4s0 3d5। अब देखो, अब अगर बीबीटी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ? फिलिंग कर रहा हूँ। तो फिलिंग करूंगा तो कैसे करूंगा? क्या यहाँ पेयरिंग होगी? ना जी ना। क्यों? क्योंकि वीक लाइगेंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों डी डाल दिया। अब देखो, यहाँ 4s होता है और आगे क्या होता है? 4p होता है, और क्या होता है? अगेन 4d होता है ना। अब देखो, क्या क्या ये अंदर के कोई भी, ये जो अंदर वाला जो डी ऑर्बिटल है, क्या इसके अंदर कोई भी खाली जगह है? क्या इसके अंदर कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है? नहीं। तो अब जो भी तुम्हारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जो भी तुम्हारा फ्लोरीन होगा, वो क्या करेंगे? इधर डोनेट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी एक एस का इस्तेमाल करेंगे, 3p का इस्तेमाल करेंगे, 2d का, यानी sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा इसका। क्यों? क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है ना, क्योंकि वीक लाइगेंड है। और अब देखो, क्या ये आउटर ऑर्बिटल है? क्या ये सारे बाहरी ऑर्बिटल हैं? हाँ जी, दे आर आउटर ऑर्बिटल। और यही तो हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्यों आउटर ऑर्बिटल है? क्योंकि इनर ऑर्बिटल डी वाले सारे फिल हैं। अरे पार्शियली फिल है, लेकिन फिल तो है, खाली तो नहीं है ना। तो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा कौन? 6 फ्लोरीन आएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन अपना यहाँ शेयर कर लेगा, यहाँ शेयर कर लेगा, यहाँ, फिर एक फ्लोरीन यहाँ, फिर एक फ्लोरीन यहाँ। यानी सारे के सारे बाहरी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला गया। और आउटर ऑर्बिटल कब बनती है? जब पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ तुम देख भी सकते थे कि यहाँ वीक लाइगेंड है, नो पेयरिंग, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आई थॉट कि जब भी अब से आउटर इनर वगैरह आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बीबीटी के अकॉर्डिंग ये चीजें समझ चुके हैं और आप इजीली टैकल कर पाएंगे। बस आपको लिगेंड पहचानना होगा और आपको जवाब देना होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमरिज्म। देखो, इसके अंदर आइसोमरिज्म को चेक करना है। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां भी दिख रहा है आपको। अगर आपने आइसोमरिज्म थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये चीज आपको पता होगा। देखो, इतना तो फिक्स है कि ये सारे के सारे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को जरूर शो करेंगे, ये जीआई तो शो करेंगे। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं सब जीआई शो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर ईएन है। ईएन मतलब इथाइलिन डाइअमीन। याद करो, इथाइलिन डाइअमीन, ये क्या है? इथाइलिन डाइअमीन एक डाइडेंटेड लिगेंड होता है, और डाइडेंटेड लिगेंड के अंदर आपने ये चीज आइसोमरिज्म में पढ़ा होगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। जीआई तो शो करेगा, साथ में साथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें तुम्हारा जीआई भी है प्लस ओआई भी है, और बाकी सारे जो हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ये सब सिर्फ जीआई शो करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमको लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमरिज्म शो करना है। ये देखो, ये अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा आइसोमरिज्म का, अगर मैं यहाँ डिटेल में कुछ जाऊँ तो काफी लंबा हो जाएगा। बस आप ये समझ लो कि जब भी डाइडेंटेड लिगेंड दिखेगा, उस डाइडेंटेड लिगेंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जीआई के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। यानी इसमें आइसोमरिज्म दो तरह का आइसोमरिज्म शो हो रहा है और बाकी सब में एक एक हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉजिकल था, आप पढ़ते तो आपको चीजें पता रहती। आगे बढ़ते, जो द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो सेम सवाल जैसे हमने पीछे किया, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, यहां भी वही। सबसे पहले तो चेक करो कि लाइगेंड स्ट्रांग है कि वीक है। अल्लाह ला, इसमें तो सारे के सारे स्ट्रांग लाइगेंड हो गए। अब देखो, अब यहां चेक करोगे तुम कैसे, प्रॉपर तरीके से बीबीटी लगा के, यहां डायरेक्टली टिक करके मत आना। देखो, NH3 इज अ स्ट्रांग लाइगेंड, फिर NH3 स्ट्रांग लाइगेंड, CN दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रांग लाइगेंड है। तो हमको बारी बारी से चेक करना होगा। आओ चेक करते हैं। आओ,
सबसे पहले तो पहले कंपाउंड के लिए अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं Cr के लिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो एक न्यूट्रल है, क्या है ये एक न्यूट्रल है, NH3 इज न्यूट्रल, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा, बाहर 3, तो Cr+3 यहाँ हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं Na की बात करूँ तो Na का +2 हो जाएगा। अगर Fe की बात करूँ तो अगेन देखो Fe यहाँ +3 में है, क्योंकि एक Cn पे -1, 6 Cn पे -6 और बाहर -3 है। तो अगर मैं देखो यही तुमको निकाल लेता हूँ, अगर मैं Fe का x मान लेता हूँ, x -6 इक्वल्स टू -3, तो डैट विल बी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू +3। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मैंगनीज का लिखना चाहूँ तो मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कितना हो जाएगा, देखो एक Cn पे -1, 6 पे कितना हो जाएगा -6 और 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 ऑक्सीजन स्टेट, यानी यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट है, यानी Mn, सॉरी Mn को अच्छे से बना देते हैं, Mn लग नहीं रहा है Mn, ठीक है। मैंगनीज यानी Mn कितना हो जाएगा +2 ऑक्सीजन स्टेट में, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा +2, ठीक, मैंगनीज +2 में। ठीक है, देखो हमको सबका क्या पता चल गया ऑक्सीजन स्टेट। अब जरा सबका क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अगेन क्रोमियम आया तो क्रोमियम में एक्सेप्शन शो करता है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये कितना हो जाएगा आर्गन 4s1, तो एक ऐसे निकलेगा, दो से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4s1 3d5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4s0 3d3। आई थॉट इतना तो आपको पता चल गया होगा। निकल ये तुम्हारा हो जाएगा 28 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका होता है 4s2 3d8, तो 2 में एस में चला जाएगा और एक उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4s0 3d7। सिमिलरली Fe+3 है, तो कितनी बार कर लिया आपको तो पता ही चल गया होगा, ये क्या होता है 4s0 3d5 और Mn+2 क्या होता है आर्गन। अगेन ये देखो ये भी क्या होता है, अगर मैं Mn का लिख चाहूँ, थोड़ा Mn का आपको बता देता हूँ, देख लो Mn होता है आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, तो अब देखो दो यहां से निकलेगा, एक इसमें से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4s0। ठीक है, सिर्फ Mn की है, ये Mn का है, ठीक है, ये सिर्फ Mn का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, Mn+2 का मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। आर्गन 4s0 यहाँ क्या हो जाएगा 3d4। चलो अब चेक करना है हमको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस में होगा। ठीक है, पेयरिंग तो सभी में होने वाली है भाई, क्यों, क्योंकि सब में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। चलो आप पेयर करके चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फिलिंग करता हूँ इलेक्ट्रॉन की वीबीटी के अकॉर्डिंग, पेयरिंग सब में होगी तो क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ देखो 3। अब पेयरिंग होगी तो या क्या यहाँ पेयरिंग होगी, अरे यहाँ यहाँ पेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल यहाँ खाली है और यहाँ इनर ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब क्या, यहाँ इनर ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब यहाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना कि आउटर। तो पहला तो गलत हो गया, चलो अगला चेक कर लो। Ni+2 7 इलेक्ट्रॉन है जी यहाँ, 7 इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ पेयरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा जी, पेयरिंग के लिए हमको करना पड़ेगा एक को अकेले इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब इसको हम क्या करेंगे, पेयरिंग के लिए जब ट्रांसफर करेंगे एक एक, एक स्पिन को, तो क्या हो जाएगा, अब देखो अब यहाँ सिर्फ एक ही ऑर्बिटल खाली रहा, ओ हो, अब यहाँ एक ऑर्बिटल खाली रहा, इसका मतलब कि हमको चाहिए 2, खाली रह गया एक, हमको चाहिए 2, खाली रह गया एक। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ इनर ऑर्बिटल बन पाए, ना जी ना, यहाँ पॉसिबल नहीं है कि इनर ऑर्बिटल बन पाए, इसीलिए ये तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा। देखो पकड़ा गया, आगे अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने आपको एक प्रॉपर बीबीटी के साथ समझाया कि कैसे अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग, सारे लाइगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बीबीटी के अकॉर्डिंग पता कर पाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ कुछ भी कर लो, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं हटने वाला, ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं अवेलेबल रहेगा, यानी यहाँ 2 इनर ऑर्बिटल खाली नहीं हुए, और जब 2 इनर ऑर्बिटल खाली नहीं हुए, इसका मतलब कि अब वो आउटर ऑर्बिटल की तरफ भागेगा, ना कि वो इनर ऑर्बिटल, यानी यहाँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, द फॉलोइंग विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया किसके किसके साथ डिसॉल्व करता है, अरे यार वर्नर्स थ्योरी याद करो, वर्नर्स थ्योरी, एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन के साथ डिसॉल्व करता है। और अगर मैं AgNO3 एक्सेस में लेता था और क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन कराता था, तो हमको क्या मिलता था, AgCl मिलता था। यानी साफ साफ तुमको दिख रहा है कि सी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आपने थोड़ी सी भी वर्नर्स की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज पता होगी कि एक्सेस अमोनिया किसके साथ डिसॉल्व करता है, क्लोरीन के साथ, और क्या फॉर्म करता है AgCl, जो कि क्या होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, एक व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। तो ये सवाल भी आपके थ्योरेटिकल सवाल थे, जो आपने पढ़े होते तो आपको ये चीजें पता होती। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+3 आयन FeCN6 3-। हमको यहाँ क्या बताना है,
हमको यहाँ बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। किसका जी? हमको यहाँ बताना है मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, Fe+3 आयन का। किसमें? FeCN6 का। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको सभी को पता है, FeCN6 3 माइनस के। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो, यहाँ Fa कितना होगा VBT के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज हम कर रहे हैं। अगेन ये देखो VBT से बहुत सारे सवाल आए हैं, तो आप ये चीजें तो जरूर मान के चलो, VBT तो काफी इंपॉर्टेंट है। VBT हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। और मैंने आपको थ्योरी भी हल्की हल्की पढ़ाई दी है इस सारे क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप वेल प्रिपेयर रहिए और क्वेश्चन को इजिली टैकल करिए। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होगा। सबसे पहले तो Fe यहाँ क्या होगा, प्लस से ऑक्सीडेशन स्टेट में साफ साफ दिख रहा है। अब तो आप इतने सारे सवाल कर चुके हैं, आपको ये चीजें पता चल जाएगी। अब Fe+3 में है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जाए तो क्या हो जाता है, आर्गन 4s0 और यहाँ क्या हो जाएगा 3d5। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ देखो CN है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ, पेयरिंग होगी, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि CN है ना, यहाँ क्या है, यहाँ CN है और CN एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। लाइगेंड चेक कर लो ना यार, सबसे पहले ऐसे सवाल में सबसे पहले तो लाइगेंड चेक करो, उसके बाद ये सारी चीजें क्या करो। तो यहाँ पेयरिंग होगी, हाँ जी पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पेयर्ड में चले जाएंगे। कब तक, जब तक 2d ऑर्बिटल एटलीस्ट खाली ना हो जाए। तो 1 2 3 4 5, अब क्या पेयरिंग होगी, हाँ जी बिल्कुल। कैसे पेयरिंग होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला उठ के यहाँ चले आएगा, ये वाला उठ के यहाँ चले आएगा। ठीक है, अब अगर चेक करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पेयरिंग हो गई, यहाँ पेयरिंग होगी, ये बच गया एक, ये 2d खाली हो गए। हाँ जी, यानी पेयरिंग का किस्सा तो कंप्लीट हो गया, आप तो पेयरिंग कराएंगे नहीं। यानी ये जो एक है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई जी, n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला पता है क्या, n n ओहो n n+1 √n+1। और जब आप इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। पुट करके देखिए आंसर यही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। व्हाई, क्यों, अरे ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट है भाई, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गए तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1। और जब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला, इसमें पुट करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, यानी बोर मैग्नेटॉन उसका आंसर होगा। ठीक है, यूनिट है उसकी बोर मैग्नेटॉन। अगला सवाल है 33 नंबर, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वास्का कंपाउंड। अरे देखो देखो, वास्का कंपाउंड, ये भी आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। वास्का कंपाउंड जो है, इसका जो आंसर है वो होता है सी, इसका आंसर है सी। ये होता है तुम्हारा ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन इरिडियम 1। ट्रांसक्लोरो इसको बोलते हैं, लिखो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं जो वहां लिखा हुआ है, वो ये होता है तुम्हारा ट्रांस कार्बोनिल क्लोरो बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन इरिडियम 1। ये है तुम्हारा फॉर्मूला वास्का कंपाउंड का। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है थॉरली तो आपको ये पता रहती है, ये भी एक थ्योरेटिकल सवाल था। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी को हम वास्का कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है which complex of CO2 will have the weakest crystal field splitting। अरे रे देखो, CFSC का सवाल एक और आ गया। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, ये पहले समझो। वीकेस्ट कब होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट कब होती है। देखो जब तुम्हारा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होगा, अगर तुम्हारा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वहां स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग होगी, मतलब एनर्जी की डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होती है, इसलिए एनर्जी स्प्लिट होती है ज्यादा फॉर्म्स में। यानी वीकेस्ट अगर एक क्रिस्टल फील्ड चेक करना है तो हमको पहले तो लाइगेंड को पहचानना होगा। अगर लाइगेंड वीक है तो वो वीक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को शो करेगा, और अगर लाइगेंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग, वीक लाइगेंड कम स्प्लिटिंग। तो अब ये बोल रहा है कि CO+2 जो है वीकेस्ट क्रिस्टल फील्ड इन सभी में से किस में शो करेगा। अरे रे साफ देखो ना, साफ तो दिख रहा है यहाँ Cl। अरे एक्स मतलब हैलोजन, और सारे के सारे हैलोजन जो हैं वो क्या होते हैं, वीक लाइगेंड होते हैं भाई। अरे सर पकड़ा गया। यानी वीकेस्ट कब होगा, जब लाइगेंड वीक होंगे। और वीक लाइगेंड किस में, ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्लोरीन जो है
वो जो है क्या है, एक वीक लाइगेंड होता है, और जहां लाइगेंड वीक वहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वीक। यानी अगर CFSC को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जोड़ना पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम को। और अगर देखो ऊपर CN वगैरह जो है ना, CN EN इथाइलिन डायमीन, ये सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, लेकिन Cl जो है वो एक वीक लाइगेंड है, इसीलिए इसमें वीकेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। यानी COCl6 4- जो है वो वाला कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर वीकेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन कैन अंडरगो डिस्टॉर्शन। अच्छा, ये भी देखो CFSC का एक अच्छा सवाल है। देखो अगर आपको पता नहीं है तो आप समझ लो, सबसे पहली चीज मैं आपको दो चीज बताता हूँ CFSC के अंदर डिस्टॉर्शन के केस में। ठीक है, डिस्टॉर्शन कब होता है, डिस्टॉर्शन होता है ना, इसको ऐसे लिख लो, दो लिखाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे समझ लो। देखो CFSC के अंदर जब भी डिस्टॉर्शन पूछे तो एक बात आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए। देखो डिस्टॉर्शन कब होता है ना, डिस्टॉर्शन, यार स्पेलिंग गलत हो जा रही है बार बार जल्दी जल्दी पेन के चक्कर में, एक सेकेंड होल्ड अप। चलो, डिस्टॉर्शन अगर मैं देखूं तो डिस्टॉर्शन तब होता है ना जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, ईजी के अंदर। ईजी के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होंगे तभी डिस्टॉर्शन होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो चेक करो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डिस्टॉर्शन करेगा। T2G6 EG1, क्या ये 1 ऑड है? हाँ जी है, यानी एक ऑप्शन ए तो सही दिख रहा है हमको। आगे चेक करते हैं, T2G6 EG2, अरे ना ना ये तो इवन हो गया। T2G6 EG4, ना ना इवन हो गया, पर यहाँ तो जीरो है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका मतलब बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्शन का कंडीशन होता है CFSC के अंदर कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। कहाँ? ईजी में। ईजी मतलब लोअर एनर्जी लेवल में। आपने जो पढ़ी है ना कि स्प्लिटिंग दो तरह की होती है, एक T2G एक EG। अब मैं यहाँ थ्योरी तो बताने वाला हूँ नहीं, लेकिन आपने ये चीजें समझी होंगी। एक T2G और एक EG में, दो में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। T2G क्या होता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है, EG क्या होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर EG के अंदर ऑड है तभी डिस्टॉर्शन होगा। ये चीजें याद रख लीजिए, अगर कुछ नहीं पता है तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि CFSC के अंदर जब डिस्टॉर्शन तभी होगा जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, EG के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी डायामैग्नेटिक। अच्छा, इसमें से कौन सी स्पीसीज डायामैग्नेटिक होगी। चलो भाई चेक कर लेते हैं कौन सी पे डायामैग्नेटिक होगी। मैंने आपको बता चुका है, बता दिया कि डायामैग्नेटिक कब होगा। अरे डायामैग्नेटिक कब होगा भाई, डायामैग्नेटिक तब होगा क्या है, वीवीटी के अकॉर्डिंग डायामैग्नेटिक कब होता है, डायामैग्नेटिक कब होता है, जब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। हमको चेक करना है कि इसमें कौन से में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आ जाओ चेक कर लेते हैं, जो द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी डायमैग्नेटिक। आओ पहले तो चेक करते हैं, क्योंकि ना आंसर आपको पता है ना आंसर मुझे पता है, जब चेक करेंगे तब पता चलेगा। आओ सबसे पहले पहले कंपाउंड के अंदर जो Fe का, अगर मैं ऑक्सीजन स्टेट पहला कंपाउंड क्या है, FeCN6 3-। तो मैं Fe का ऑक्सीजन से चेक करूँ तो यहाँ क्या है, Fe+3 में है। चलिए जी, पहले कंपाउंड के लिए Fe+3, दूसरे कंपाउंड में भी Fe है और दूसरे कंपाउंड में भी Fe+3 में है। हाँ जी, अगेन देख लीजिए नीचे कोबाल्ट है, देखो ये ऑक्सिलेटो आयन होता है C2O4, ये ऑक्सिलेटो आयन होता है। ऑक्सिलेटो आयन पे 2- का चार्ज होता है। तो यहाँ देखो 3 है, 3 क्या है, सॉरी 3 C2O4 है, तो एक पे 2- तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर मैं देखो यहाँ इसका मैं निकाल लेता हूँ, ऑक्सीजन स्टेट नहीं समझ आ रहा, देखो कोबाल्ट को X मान लो, ठीक है, ये C2O4 ऑक्सिलेटो आयन होता है और एक ऑक्सिलेटो पे 2- होता है, तो 3 ऑक्सिलेटो पे कितना हो जाएगा, 6, यानी -6 इज इक्वल्स टू -3। अब देखो यहाँ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ भी देखोगे तो कोबाल्ट भी यहाँ क्या है, कोबाल्ट को यहाँ लिख लेता हूँ, थर्ड नंबर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है यहाँ भी +3 ऑक्सीजन स्टेट में है कोबाल्ट, और अगले में भी +3 ऑक्सीजन स्टेट में है कोबाल्ट। यानी ऊपर के दोनों +3, नीचे के भी दोनों क्या है, +3, यानी सारे के सारे +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया जाए और पता कर लिया जाए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चेक कर लीजिए, आर्गन 4s0 3d5 यहाँ भी होगा, आर्गन 4s0 3d5 यहाँ भी होगा। सिमिलरली आर्गन 4s0 3d6 यहाँ भी होगा, सॉरी आर्गन 4s0 3d6, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर्गन सही है 4s0 3d6। ठीक है, अब देखो, अब चेक करो,
तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन तो कर लिया चारों के लिए। अब चेक करो कि किसमें पेयरिंग होगी किसमें नहीं होगी। CN है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, हाँ जी पेयरिंग होगी, यानी पहले वाले में पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग होगी। यहाँ वीक लाइगेंड, ना जी ना, पेयरिंग नहीं होगी। अगला देखो ऑक्जेलेटो आयन, अरे ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, ये भी याद रख लो। यहाँ यानी यहाँ भी पेयरिंग होगी। और Fe6 वीक लाइगेंड, पेयरिंग होगी, ना जी ना, पेयरिंग नहीं होगी। यानी बी और सी में, बी और डी में पेयरिंग नहीं होगी, ए और सी में पेयरिंग होगी। आओ पेयरिंग कराते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक नया स्लाइड और ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस नया स्लाइड के अंदर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, आ जाओ अब पेयरिंग कराते हैं। पहले कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पकड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पेयरिंग हो रही है, हाँ जी पेयरिंग हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, आर्गन 4s0 3d5। तो अगर मैं क्या करता हूँ, फिलिंग करता हूँ डी के अंदर, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। पेयरिंग कब तक होगी जी, जब तक दो डी ऑर्बिटल खाली ना हो जाए। तो एक यहाँ चले आएगा, एक यहाँ चले आएगा। यानी क्या यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ जी बच गए। अरे ध्यान दीजिए ना, एक सेकेंड, अरे ध्यान दीजिए ना, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ जी बच गए। कैसे जी, अरे देख लो ना, पेयरिंग तो हो गई। लेकिन फिर भी देखो, एक बच गया, ये वाला एक तीसरा बच गया, यानी यहाँ ये क्या होगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा। यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया जी, गलत हो गया। बी चेक करते हैं, आ जाओ दूसरे कंपाउंड के लिए, अगेन वही कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन इस बार पेयरिंग नहीं होगी भाई, पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो चेक कर लो, आ जाओ पहले फिलअप कर लो सारे इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 एंड 5। क्या है, पेयरिंग होगी, ना जी ना, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। आओ चेक करो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, कोबाल्ट+3। कोबाल्ट+3 का क्या था, कोबाल्ट+3 का हमारा था आर्गन 4s0 3d6। तो अगर मैं इसको करूं आर्गन 4s0 3d6, तो अगर मैं इसका करता हूं तो क्या करूंगा, फिलिंग होगी, क्या यहाँ पेयरिंग होगी पहले ये बताओ, हाँ जी क्यों, क्योंकि ऑक्सिलेटो आयन है ना, पेयरिंग तो होगी। यानी एक दो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंगल हैंडली कर लेता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगा तुमको समझने में, ठीक है। पहले मैं भर लेता हूँ, उसके बाद पेयरिंग करा के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे पेयरिंग हो रही है। ठीक, तो जितनी बार आप देखोगे उतना क्रिस्टल क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 और ये देखो एक 6, ठीक है। पेयरिंग होगी, हाँ जी, कब कब तक, जब तक दो डी ऑर्बिटल आखिरी के ये दोनों खाली ना हो जाए। खाली करने के क्या करना पड़ेगा, एक यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, एक यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब ये कैसा दिखेगा, अब ये आखिरी के दो ऑर्बिटल यहां से हो गए खाली। तो यहाँ पेयर्ड, यहाँ पेयर्ड, यहाँ पेयर्ड। आहा, क्या यहाँ कोई भी तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अरे ना जी ना। यहाँ n की वैल्यू हो गई 0, जहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अभी हमने पीछे देखा, जब डायमैग्नेटिक कब होता है, जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये पकड़ा गया, चिप के बैठा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि सारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो गई और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। तो हमारा अगला सवाल है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर का। देखो यार, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होते हैं उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। आई थॉट, मैं मान के चलता हूँ कि आपने यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा हो, इसलिए मैं डायरेक्ट गिवन जो कंपाउंड है उसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। अब यार देखो, अगर मैं यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के सेट ऑफ रूल्स आपको बताने जाऊँ तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कुछ बेसिक से पॉइंट को बस कवर कर लूंगा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर। और इस कंपाउंड, गिवन कंपाउंड है, सबसे पहले तो उस गिवन कंपाउंड को लिख लेते हैं हम। ये है तुम्हारा HgCO NCS4, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है, इसकी नेमिंग हमको करनी है। देखो, आईपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल ये कहता है कि सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर तुम पहले बाहरी वाले मेटल को पहचानो। तो यहाँ तुमको बाहरी एक मेटल दिख रहा होगा जो है Hg। तो सबसे पहले तो हम मेटल की नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो आईपीएसी के हिसाब से हम नेमिंग कर रहे हैं, तो Hg क्या होता है, Hg मरकरी होता है। पहले तो मरकरी लिख लो, चलो ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर वाला मेटल, अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, इसको थोड़ा बाहर निकाल दो, थोड़ी डिस्कशन में यहाँ भी तुमको कर देता हूँ अभी। NCS4, मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाहर निकाला, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब जो जो चीजें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ क्या है, यहाँ एक देखो, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल
मेटल एटम CMa, और एक यहाँ क्या लगा, यहाँ लगा है तुम्हारा लाइगेंड, यानी ये तुम्हारा लाइगेंड है, तुम्हारा सर्टेन मेटल एटम है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि पहले तो तुम क्या करो, बाहरी मेटल का नाम कर लो। तो बाहरी मेटल का नाम हमने Hg कर लिया, ठीक है। अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमको दूसरा जो स्टेप होता है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर, दूसरा रूल बोलता है, वो ये बोलता है कि लाइगेंड को पहचानो, कि लाइगेंड को पहचानो और लाइगेंड की नेमिंग करो। अब यहाँ देखो तो यहाँ लाइगेंड जो है, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, और सेंट्रल मेटल एटम से जो जो डायरेक्टली जुड़ा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, उसी को हम लाइगेंड बोलते हैं। यहाँ लाइगेंड क्या है, यहाँ लाइगेंड NCS है, यहाँ NCS लाइगेंड काम कर रहा है। और ये जो लाइगेंड होता है, ये एक एम्बीडेंटेड लाइगेंड होता है। देखो इसको, ये SSCN में भी प्रेजेंट होता है और NCS में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ NCS गिवन है, तो आपको ये चीज पता होगी अगर आपने ये चीज को पढ़ा होगा। तो NCS एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, और NCS का जो नेम होता है, लाइगेंड का जो नेम होता है, जो आपको नेम दिया गया, आपने अगर ये चीज पढ़ी होगी तो आपको ये बातें पता होंगी कि जो NCS को बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो N। इसकी नेमिंग होती है थायोसाइनेटो N, ठीक है। बस यही खेल था। अब क्या करना है तुमको, पहले तो मर्क्यूरी कर लिया, अब अंदर आ जाओ वापस से। अब ये देखो NCS कितने में, 4 प्रेजेंट है, 4 नंबर ऑफ NCS कितने हैं, 4 है। तो ये भी चीज आपको पता हुआ कि प्रीफिक्स 4 के लिए हम टेट्रा यूज करते हैं। अगर 3 होता तो प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, अरे ट्राई यूज करते, 2 होता तो बाई यूज करते। तो आपने ये चीजें तो पढ़ रखी है ना। तो 4 के लिए टेट्रा, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसके बाद लाइगेंड की नेमिंग करूंगा। पहला स्टेप मेटल, बाहरी वाले मेटल की नेमिंग, दूसरा स्टेप लाइगेंड की नेमिंग। तो क्या करूंगा, टेट्रा थायो साइनेटो N, ठीक है, टेट्रा थायो साइनेटो N। अब ये इसको यहां से मिटा देता हूं, आपको ये चीजें तो पता चल गई होंगी, ठीक है। एक बार और अच्छे से लिख देता हूं, टेट्रा थायो साइनेटो N, ताकि नेम क्लियर हो, ठीक है। पहले हमने बाहर वाले मेटल की नेमिंग कर ली, फिर हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले लाइगेंड की नेमिंग कर रहे हैं। देखिए टेट्रा थायो साइनेटो N। अब देखो, अब अगला क्या है, कोबाल्ट बच गया, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, CO मतलब कोबाल्ट। तो क्या मैं यहां कोबाल्ट लिख दूं, क्या मैं यहाँ कोबाल्ट लिख दूं, क्या यहाँ कोबाल्ट लिख दूं? और कोबाल्ट लिख के जनरली बच्चे क्या करेंगे, ये वाला मार के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट दिख रहा है देखो, और ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। हाँ जी, यहाँ कोबाल्ट हम नहीं लिखेंगे, यहाँ कोबाल्टेट लिखेंगे। आप कहोगे हैं सर, ये क्या बातें कर रहे हैं, कोबाल्टेट क्यों लिखेंगे, नाम उसका कोबाल्ट है, कोबाल्टेट क्यों लिखेंगे? अरे लिखेंगे बेटा, ध्यान दो। देखो आपने आईपीएससी के अंदर एक और रूल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सर, ये कि जब भी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब भी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक होता है, एनाइनिक का मतलब निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो हम मेटल के, सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में ATE जोड़ देते हैं। वील ऐड ATE, कहाँ, सफिक्स में, किसके, सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में हम क्या करते हैं, ATE को जोड़ देते हैं। अब तुम कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी मतलब। अरे देखो ना, ये मेटल है Hg, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए पूरे स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। यानी ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एक एनाइनिक स्फीयर है ये। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ एनाइनिक है, और जब भी एनाइनिक होता है तो लास्ट में हम ATE जोड़ते हैं, इसीलिए यहाँ जो कोबाल्ट है इसके साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, ATE, यानी इसको कोबाल्टेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कोबाल्टेट कर दिया जाएगा। और कोबाल्टेट के बाद अब अगला स्टेप क्या होता है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, किसका, सेंट्रल मेटल एटम यानी कोबाल्ट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे भाई, देखो मरकरी का क्या होता है, +1, कोबाल्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, चलो X मान लेता हूँ, तो +X। NCS क्या होता है भाई, NCS क्या होता है, NCS तुम्हारा होता है, सॉरी मरकरी का 2 होता है ना, +2, इट्स माई बैड, मरकरी का +2 होता है, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ। यहाँ मरकरी का तुम्हारा होता है +2, प्लस अगर मैं कोबाल्ट को X मान लेता हूँ, ठीक है, और NCS पे एक माइनस का चार्ज होता है, तो 4 NCS पे कितना हो जाएगा भाई, -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, X की वैल्यू यहाँ हो गई -2 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू +2, यानी कोबाल्ट जो है वो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे ब्रैकेट बना के रोमन नंबर में 2 डाल दूंगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर C देखो तो वो करेक्ट है, जिसका नाम है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो N कोबाल्टेट 2। और 2 मतलब यहाँ क्या दिखाता है, ये तुम्हारा है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम CMa। क्लियर। तो आई थॉट
ये नेमिंग मैंने आपको बता दी, इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है पीवाईक्यू के अंदर, पर चलो मैंने तुमको नेमिंग बता दी डिटेल के अंदर। अब अब आप नेमिंग कर ले जाओगे और आपने पढ़ा भी होगा ये सभी चीज़ों को, बस लाइगेंड का नेम आपको पता होना चाहिए। स्टेप वही है, पहले मेटल, बाहर वाले मेटल का, फिर अंदर वाले लाइगेंड को पहचानो, फिर उस लाइगेंड की नेमिंग, फिर चेक करो कि तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, तुम्हारा स्फीयर एनाइनिक है तो एटी जोड़ दो, नहीं है तो कोबाल्ट लिख दो। यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं होता उस पर तो सिर्फ कोबाल्ट लिखते, या नेगेटिव चार्ज था यानी एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, इसलिए हम उसको कोबाल्टेट कर दिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पैरामैग्नेटिक। अब देखो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी इस सवाल को वापस दोबारा करेंगे, मैं बता चुका हूं, ठीक है, कई बार एक ही चीज को रिपीट करना इज नॉट गुड थिंग, इसलिए पैरामैग्नेटिक आपको पता करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, देखो यहाँ Cn है, यहाँ NH3 है, यहाँ Cn है और यहाँ Cl है। देखो इसमें वीक लाइगेंड पकड़ा गया, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ वीक लाइगेंड है यानी यहाँ पेयरिंग नहीं होगी और सब में पेयरिंग होगी, उसके बाद आप पता कर लेंगे। यानी बी वाले में जो तुम्हारा बी वाला दिया हुआ है क्या, NiCl4 2 माइनस, यहाँ नो पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी, कई बार बता चुका हूं, तो आप इस चीज को सॉल्व करेंगे और आंसर इसका पता करेंगे क्या होगा, ठीक है। अगला, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, अच्छा गिवन गिवन कंपाउंड दिया हुआ है और इसका आइसोमेरिज्म कौन सा होता है। देखो ये इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो कैसे मालूम चला कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, आपने अगर आइसोमेरिज्म पढ़ा है तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसे पता चला, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमेशा तुमको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ दिखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ तुमको साफ साफ दिख रहे हैं CuNH3 होल 4 एक साथ, और देखो एक दिख रहा है PtCl4 एक साथ। तो जब भी एक ये स्फीयर एक ये स्फीयर, जब भी दोनों एक साथ दिखे ना, चुपचाप फटाक से समझ जाओ कि वहां क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होगा वहां। सिमिलरली अगर इसको चेक करोगे तो ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहाँ दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ लगे हुए हैं, इसीलिए इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैंने तुमको ज्योमेट्रिकल फीचर वाले बता दिया था, आयोनेशन बता दिया था और लिंकेज बता दिया था। आयोनाइजेशन कब होता है, जब या तो तुम्हारा आयोनाइजेबल वैलेंसी एक बार अंदर लाइगेंड की तरह काम करे और एक बार बाहर प्राइमरी वैलेंसी की तरह, यानी प्राइमरी वैलेंसी भी हो बने और सेकेंडरी वैलेंसी भी हो बने, ये चीज मैं बता चुका हूं पिछले में। तो सिंपल क्या है कि जब भी दो कंडीशन स्फीयर एक साथ दिखते हैं, इसका मतलब उनके बीच कौन सा आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अब देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu+2 Ni+2 एंड Co+2 एंड Fe+2, देखो ये भी एक सवाल, थ्योरेटिकल सवाल, देखो यहाँ भी स्टेबिलिटी पे सवाल आ गया तुम्हारा। तो देखो ये भी एक थ्योरेटिकल सवाल है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको ये चीज पता होगी। और थ्योरी ये है कि जब आपने इरविंग विलियम्स ऑर्डर, आपने ये चीज पढ़ी होगी, जब इरविंग्स विलियम ऑर्डर के रिगार्डिंग, विलियम एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना एक ऑर्डर दिया था, किसका, स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर दिया था। और स्टेबिलिटी, यहाँ देखो स्टेबिलिटी सबसे पहले तो मतलब समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी का मतलब होता है ना कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी कितनी है। जो जो एलिमेंट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखता है, उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और इरविंग विलियम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक ऑर्डर बनाया था, किसका, स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी मतलब कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। यानी यहां पता कर लो इरविंग विलियम्स ऑर्डर के रिगार्डिंग, अगर आपने ये चीजें थ्योरी के अंदर पढ़ी होंगी तो आपको ये चीज पता होगी कि ये जो इन्होंने जो अपना ऑर्डर दिया था वो था आपका Cu+2 इज ग्रेटर देन Ni2+ इज ग्रेटर देन CO2+ इज ग्रेटर देन Fe2+ एंड इज ग्रेटर देन Mn2+। अब यहाँ चेक कर लो Cu+2 से लेके Mn+2 तक, तो यहाँ चेक कर लो, पहले चेक करो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन चेक करोगे तुमको ये चीज पता रहेगी, Cu+2 दो में, तीन में Cu+2 है, यानी ये तो सही है, ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। उसके बाद चेक करो Cu+2 के बाद Ni+2 आना चाहिए, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद आयरन। ये देखो यहाँ चार यहाँ दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे, देखो यहाँ Cu2+, Ni+2, कोबाल्ट+2, Fe+2, यहाँ देखो Cu2+ ग्रेटर देन Ni+2 ग्रेटर देन CO, और यहाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इरविंग विलियम्स ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको ये चीजें मालूम पड़ जाएगी। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो इस सवाल को आप इजीली सॉल्व कर पाते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली और करेक्ट आंसर। ओके, so the following compound is generally used in हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। देखो विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम, विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमको क्या करना होता है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना होता है। ये सब थ्योरी अब चीजें यहाँ से आ रही है, अगर आपने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ रखी है तो आप ये पता चल कर पाएंगे। और विल्किंसन कैटलिस्ट में पिछले वाले पार्ट में बता चुका हूं, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये एक विल्किंसन कैटलिस्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए। यहां मैं लिखवा देता हूं, ठीक है,
थोड़ा साफ सुथरे में लिखवा देता हूँ यहाँ, इतना समझ लो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट ये क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, हाइड्रोजनेशन। देखो ये 3 चीजें, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, तो अगर आपको ये थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको ये चीजें पता होंगी, वरना ये सवाल ऐसे सवाल होते हैं ना जो अगर आपको पता है तो सही होंगे, नहीं पता है तो गलत होंगे, ठीक है। तो आपको थॉरली थ्योरी को एक बार रीड जरूर करना है, एनसीईआरटी पढ़िए, बेस्ट होगा वो, ठीक है, एनफ होगा एनसीईआरटी। तो अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन है आपका एक इन विल्किंसन कैटलिस्ट, इसी को बोलते हैं, हम पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। द शेप ऑफ FeCO5 मॉलिक्यूल इज, अब देखो यहाँ ध्यान समझ लो, इसको ऐसे समझ सकते हो, देख के ही शेप से देख के समझ सकते हो, यहाँ 5 दिया हुआ है। हमने तो शेप किसके लिए पढ़ा था, तीन शेप था, कौन कौन सा, एक तो स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ज्योमेट्री कौन सी थी, टेट्राहेड्रल, और अगली कौन सी थी, एक तो स्क्वायर प्लेनर था, एक था टेट्राहेड्रल। ये सवाल तुम्हारा बन जाता है केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का, ये वहां से सवाल पूछा गया। एक तो टेट्राहेड्रल और एक कौन सा था, एक था ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था, 6, और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था, 4। लेकिन यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अल्लाह, यहाँ तो 4 नहीं है, तो 6 नहीं है, तो पता कैसे करेंगे। यानी ना तो स्क्वायर प्लेनर, ना तो टेट्राहेड्रल, ना तो ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कट गया। ट्राइगोनल हो नहीं सकता है, ट्राइगोनल 3 होता है तब होता है, टेट्राहेड्रल हो नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है बी नंबर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लीजिए ना, आप हाइब्रिडाइजेशन से समझ जाएंगे। देखो अगर इसको एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं, देखो सीओ एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, मैं आपको तुमको बता देता हूँ इस चीज को, तुम एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, बहुत आसान है ये। देखो सीओ एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा मतलब पेयरिंग होगी। अब जब आप इस चीज का पेयरिंग करेंगे ना, आओ मैं कर ही देता हूँ, देखो आओ मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ जो FeCO5 जो है, ठीक है, FeCO5 जो है वो क्या है, यहाँ इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है कुछ नहीं, क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ Fe जो है इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं Fe का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो क्या हो जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 36, आर्गन 4s2 36। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, बिल्कुल होगी पेयरिंग। अगर जब आप पेयरिंग करने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको पेयरिंग कराइए, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6। पेयरिंग कब तक होगी, जब तक दो डी ऑर्बिटल खाली ना हो जाए, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ, यहाँ एस में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और आगे तुम्हारा पी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो पेयरिंग कराओ, तो एक बार ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ, यहाँ जब तुम कराओगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 2, फिर देखो यहाँ एक पेयरिंग, यहाँ एक पेयरिंग, यहाँ एक बच जाएगा और यहाँ एक खाली, ठीक है। यहाँ एस में 2 हैं और फिर क्या है तुम्हारे 3 पी है, ठीक है। अब देखो, अब पेयरिंग कराने के लिए एटलीस्ट 2 हमको खाली कराना पड़ता है, एटलीस्ट 2 हमको खाली कराना पड़ता है। तो क्या यहाँ 2 खाली हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ देखो एक है, उसमें से एक तो यहाँ उठ के क्या करेगा, इसको पेयर करा देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ एक यहाँ एक। अब देखो यहाँ एस है, पी है और आगे डी बचेगा। तो अब अगर यहाँ मैं क्या करूंगा कि यहाँ अगर मैं एस के इलेक्ट्रॉन स्पिन को अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये सारी पेयर हो जाएगी एक, और यहाँ एस खाली हो जाएगा, यहाँ पी खाली हो जाएगा और आगे डी खाली हो जाएगा। यहाँ एस, यहाँ से पी और आगे डी, तो sp3 और यहाँ क्या हो जाएगा, डी, sp3d, क्या होगा sp3d। और sp3d जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ रखा है, वो क्या होता है, अरे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसीलिए इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर आपको ये चीजें भी करनी है तो आप इससे भी समझ सकते हैं, और अगर आपको ये चीज नहीं करनी है तो आप ये समझ लीजिए कि या तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो स्क्वायर प्लेन टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, चेक कर लीजिए। अगर आपको 5 दिख रहा है इसका मतलब वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से आपको सवाल पूछा गया था, ठीक है। चल के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा यहाँ देखो दे दिया गया। अब देखो मैंने पिछले लेक्चर में तुमको ये चीज बताई थी, साफ साफ तुमको यहाँ देख, अभी देख के ये समझ आ जानी चाहिए, अगर मैं पिछला लेक्चर ध्यान से देखो तो ये समझ में आ जाए कि ये जो है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है। क्यों, ये मैं तुमको बताया था, लिंकेज आइसोमेरिज्म कब से होता है, जब एम्बीडेंटेंट लिगेंड होता है,
जब भी तुमको एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखे, इसका मतलब वहाँ जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म से हो रही है। और एम्बीडेंटेड क्या होता है? जो दो साइड से डोनेट करते हैं, ये तुमको पता होगा ना, दो डोनर साइड्स होते हैं, उनको एम्बीडेंटेड बोलते हैं। पॉसिबिलिटीज होती है दो डोनर साइड, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही डोनर साइड से डोनेट करते हैं, ठीक है। वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को एट अ टाइम एक ही डोनर साइड से। उनके पास दो डोनर साइड होती है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही डोनर साइड से डोनेट कर सकते हैं, उनको एम्बीडेंटेड बोला जाता है। देखो एम्बीडेंटेड का मैंने तुमको एग्जांपल भी दिया था। NO2 हो सकता है, ON हो सकता है, NCS हो सकता है, SCN हो सकता है। अब यहाँ देखो, क्या तुमको साफ साफ दिख रहा है? एक बार ONO, एक बार NO2। आई ला, पकड़ा गया। एक बार ये O वाले साइड से डोनेट कर रहा है और एक बार ये N वाले साइड डोनेट कर रहा है। पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर इसने O साइड से डोनेट किया, दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर इसने N साइड से डोनेट किया, यानी ये पकड़ा गया। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिस इज एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड याद रखना, ठीक है। एम्बीडेंटेड होता है जिसके अंदर दो डोनर साइड्स होती है, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही डोनर साइड से क्या करता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ देखो, एक बार इसने O साइड डोनेट किया, एक बार इसी यही NO2 ने एक बार N साइड डोनेट किया। तो जब O साइड डोनेट करता है तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रीटो O। और जब N साइड से करता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो N। खैर ये तो थोड़ा एडिशनल वो था, इन्फॉर्मेशन था, बट आप ये समझिए कि आपको देख के कैसे पहचानना है। जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखे, वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? यहाँ देखो, यहाँ ये एम्बीडेंटेट है, ये भी एम्बीडेंटेट है, दोनों के अंदर तुमको एम्बीडेंटेट दिख रहा है, इसलिए ये लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक। फाइनली लास्ट सवाल हमारा और आखिरी सवाल इस पूरे सेशन का। आई होप इस पूरे सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। आओ आखिरी सवाल को टैकल करते हैं और खत्म करते हैं। सवाल है, क्या बोलते हैं इसको? अरे रे, इसको प्रशियन ब्लू, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट या पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, क्या बोलते हैं इसको? मतलब बेसिकली आपसे यहाँ IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ लिया गया है कंपाउंड का। मैं तुमको बता दिया था IUPAC नोमेनक्लेचर अभी कैसे करते हैं। आओ कर डालते हैं, K4FeCN6, क्या बोलते हैं इसको? देखो, सबसे पहले नेमिंग किसकी? मेटल की। बाहर मेटल है, हाँ जी बाहर मेटल दिख रहा है, कौन सा? पोटेशियम। तो चुपचाप क्या हो जाएगा यहाँ? पोटेशियम। अब अंदर चेक करो, लाइगेंड, अंदर लाइगेंड कौन सा है? CN। और CN को हम बोलते हैं सियानो या साइनाइडो भी आप लिख सकते हैं, या तो सियानो लिखिए या साइनाइडो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो CN को क्या बोल सकते हैं? साइनो। और कितने हैं? 6 हैं। तो 6 के लिए, अरे 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्स। टेट्रा, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये तो पढ़ रखा होगा। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा। और नाम क्या है? सियानो लिखो, साइनाइडो लिखो, चलो सियानो लिख लेते हैं, हेक्सा सियानो। और F। अब बताओ, यहाँ फेरस लिखेंगे कि फेरेट लिखेंगे? अरे आपने अब तो ये चीजें समझ गई होंगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेटल है, तो जाहिर सी बात इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ निगेटिव चार्जेस भी आएंगे ये। तो इस बार देखो फिर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? यहाँ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक हो गया। एनाइनिक का मतलब निगेटिवली चार्ज हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ क्या हो गया? एनाइनिक। एनाइनिक मतलब निगेटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज होता है तो क्या करते हैं भाई? सेंट्रल मेटलम यहाँ क्या है? सेंट्रल मेटलम यहाँ आयरन है, CFA। आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस। तो फेरस का क्या हो जाएगा? अरे फेरेट हो जाएगा मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा? फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अरे निकाल लो। चलो, यहाँ +4 है, क्योंकि एक पोटेशियम पे एक, तो 4 पोटेशियम पे +4, +4 +X -1 CN पे। देखो CN निगेटिव होता है, तो एक CN पे -1, तो 6 CN पे, अरे -6, 6 CN पे क्या हो जाएगा? -6। क्या हो जाएगा? -6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? x -2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू +2। और x क्या तुम्हारा क्या था? क्या था x? आयरन, यानी Fe+2। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन नंबर में लिखते हैं ब्रैकेट में +2, यानी इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट +2। और ऑप्शन मिला लो तो ऑप्शन नंबर सी साफ साफ को दिख रहा है, पोटेशियम लिख दिया गया, ये गलत है, ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ये पोटेशियम होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। 3 गलत है, साइनाइड भी गलत है और पर्शियन ब्लू भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के जितने भी सवाल थे इन सबको एंजॉय किया होगा। इतने सारे सवाल हमने कर लिए, वैरायटी ऑफ सवाल कर लिए, इट्स मोर देन इनफ है। आप इस सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए, थ्योरी जरूर पढ़िए थॉरली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर से। अब
और आगे जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो बचा हुआ है, आई थॉट जहाँ तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर मैं डीएनए ब्लॉक आपका लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे डीएनए ब्लॉक के अंदर। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।